नेक्स्ट डेफिनेशन है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। इसमें क्या है, मान लो वी एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, एस वी का कोई सबसेट है, तो हम कब कहेंगे कि एस इज ए बेसिस ऑफ वी। एस इज ए बेसिस ऑफ वी अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली, एस के जो वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता था कि whenever linear combination of v1 v2 vn is 0 then all scalars must be 0। तो फर्स्टली ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड सेकेंडली हम v के हर एलिमेंट को v1 v2 vn के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, या ये कह दो v इज इक्वल टू एल एस, क्योंकि एल एस में क्या आ जाते थे, s के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन, और ये इक्वल है v के, इसका मतलब v का हर एलिमेंट यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने का मतलब v के हर एलिमेंट को हम s के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर s इन दो कंडीशंस को फुलफिल करे तो हम कहते हैं कि s इज ए बेसिस ऑफ v। आगे है कि सपोज हमने r स्क्वायर वेक्टर स्पेस लिया है, r स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर r, ठीक है। तो इसमें हमने e1 ले लिया 1 0 और e2 ले लिया 0 1, तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये E1 E2 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये दोनों मिलकर आर स्क्वायर को स्पैन भी करते हैं। सो दिस E1 E2 फॉर्म्स ए बेसिस फॉर आर स्क्वायर, और इस बेसिस को बोलते हैं नेचुरल बेसिस या फिर स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर। अगर हम आर क्यूब लेते हैं तो उसके लिए E1 E2 E3 क्या बनेगा, नेचुरल बेसिस, जिसमें E1 क्या होगा, R3 के लिए 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1। ऐसे ही अगर हम E1 E2 En लेते हैं तो वो Rn के लिए क्या बनेगी, नेचुरल बेसिस, जिसमें E1 क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 बाकी सारे 0, E2 में सेकंड कोऑर्डिनेट 1 बाकी सारे 0, En में nth कोऑर्डिनेट 1 और बाकी सारे 0। इसके बाद मान लो हमें बेसिस निकालनी है इस वेक्टर स्पेस की, सिंगलटन जीरो की बेसिस निकालनी है। अब हर वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेसिस होती है, सिंगलटन जीरो की भी कोई ना कोई बेसिस होगी, और बेसिस होने की पहली डेफिनेशन क्या थी कि जिस सेट को बेसिस कहते हैं वो सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का। तो अब इसके तो सिर्फ दो ही सबसेट्स पॉसिबल हैं, या तो एम्प्टी सेट या सिंगलटन जीरो। इसका मतलब इसकी बेसिस या तो ये बनेगी या फिर इसकी बेसिस ये बनेगी, लेकिन बेसिस बनने के लिए वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जबकि सिंगलटन जीरो क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब इसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि बेसिस के लिए एक तो ये स्पैन करना चाहिए था और एक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो बेसिस कौन बना, फाई, ठीक है। सो फाई इज ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस सिंगलटन जीरो। इसके बाद डेफिनेशन है ऑर्डर्ड बेसिस। किसी भी बेसिस को ऑर्डर्ड बेसिस कब कहा जाएगा, अगर उस बेसिस के जो वेक्टर्स हैं वो किसी सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हों। मींस कि जैसे मान लो v1 v2 vn लिख दिया, तो v1 जो है वो पहले ही नंबर पर आना चाहिए, उसका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जो v2 है वो सेकंड ही नंबर पर आएगा, उसका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब एक ऐसी बेसिस जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड बेसिस। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस। किसी वेक्टर्स के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे रिलेटिव टू एनी बेसिस। देखो मान लो B कोई भी ऑर्डर्ड बेसिस है वेक्टर स्पेस V की, और सपोज V हमने कोई भी स्मॉल v हमने कैपिटल V में से कोई भी एलिमेंट लिया, तो हमें बताने हैं V के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो ये बेसिस है, बेसिस का मतलब कैपिटल V के हर एलिमेंट को हम B के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो स्मॉल v भी कैपिटल V का एलिमेंट है, इसलिए स्मॉल v को भी हम B के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर ये स्केलर्स आते हैं A1, A2, AN, इनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ V रिलेटिव टू द बेसिस V1, V2, Vn।